आदाब नमस्कार, मैं अशर यासिर, आपका स्वागत है सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। अब देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी 3 विधायकों को राज्य मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने के एक दिन बाद आज एआईसीसी नेताओं से मिलने के लिए नई दिल्ली रवाना होंगे। चर्चा में विभागों के आवंटन और कैबिनेट विस्तार के दौरान नजरअंदाज किए गए कुछ विधायकों के बीच असंतोष को दूर करने पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। विभाग वितरण के अलावा मुख्यमंत्री टीपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्षों, उपाध्यक्षों और कार्यकारी समिति के सदस्यों सहित कुछ प्रमुख पदों पर नियुक्तियों पर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। स्थानीय निकाय चुनाव के करीब आने के साथ रेवंत रेड्डी द्वारा मनोनीत पदों को भरने की तत्कालिकता के बारे में एआईसीसी नेतृत्व को जानकारी दिए जाने की भी उम्मीद है। हालांकि नए मंत्रियों ने शपथ ले ली है, लेकिन उनके विभागों की घोषणा अभी बाकी है। सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री की एआईसीसी नेताओं के साथ बैठक के बाद विभागों पर आधिकारिक घोषणा की उम्मीद है। संभवतः आज रात या कल तक वो जा सकते हैं। रेवंत रेड्डी एआईसीसी के शीर्ष नेताओं, विशेष रूप से विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बीसी जातिगत जनगणना और एसीसी वर्गीकरण पर आगामी सार्वजनिक बैठकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं, जो तेलंगाना कांग्रेस द्वारा आयोजित की जा रही है। बीआरएस के विधायक टी हरीश राव कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना मामले में पीसी घोष आयोग के समक्ष पेश होने के लिए आज बीआरके भवन पहुंचे। तेलंगाना भवन के लिए रवाना होने से पहले राव ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि हम अभी सत्ता में नहीं, लेकिन हम आयोग को सभी उपलब्ध जानकारी मुहैया कराएंगे। तेलंगाना के पूर्व वित्त मंत्री ने आगे कहा कि वो आयोग द्वारा पूछे गए सभी सवालों का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि बीआरएस पार्टी को न्यायपालिका, कानून और संविधान पर अटूट भरोसा है, इसलिए हम आयोग के सामने पेश हो रहे हैं। एक स्थानीय आयोग का गठन मार्च 2024 में किया गया था। मेडीगड्डा बैराज के कुछ खंभों के ढह जाने के कुछ महीने बाद आयोग का प्रारंभिक कार्यकाल 30 जून 2024 को समाप्त होने के बाद से अब तक इसका कार्यकाल 7 बार बढ़ाया जा चुका है। बीजेपी में आंतरिक तनाव बढ़ता दिख रहा है, क्योंकि गोशामहल के विधायक टी राजा सिंह ने केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी पर कटाक्ष किया है। सिंह ने हैदराबाद में एक बैठक के दौरान तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने कहा, अगर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी सहयोग करते हैं तो तेलंगाना और अधिक विकसित होगा। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए राजा सिंह ने कटाक्ष करते हुए टिप्पणी की है। इसमें अप्रत्यक्ष रूप से किशन रेड्डी से की गई अपील का मजाक उड़ाया गया है। राजा सिंह ने कहा कि ऐसे महानुभावों से मदद मांगने वालों के कान तो हैं, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी जाएगी। मेरे पास मुंह तो है, लेकिन मैं बोलता नहीं हूँ। राजा सिंह ने अप्रत्यक्ष हमले जारी रहने और पार्टी नेतृत्व के सतर्कतापूर्वक कदम उठाने की वजह से तेलंगाना भाजपा के भीतर आंतरिक दरार के शीघ्र सुलझने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। तेलंगाना में सरकार बनने के बाद कैबिनेट विस्तार किया गया है। इस विस्तार में 3 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। रविवार को राजभवन में कांग्रेस विधायक जी विवेक, ए लक्ष्मण कुमार, वक्ती श्रीहरि ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली है। साल 2023 में रेवंत रेड्डी की सरकार के सत्ता में आने के बाद ये पहला कैबिनेट विस्तार है। तेलंगाना में लंबे समय से कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा चल रही थी। राज्य सरकार हाईकमान से कैबिनेट विस्तार को लेकर मंथन कर रहा था। लंबे मंथन के बाद रविवार को 3 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। इसके अलावा रामचंद्र नायक को विधानसभा उपाध्यक्ष बनाया गया है। 3 नए मंत्रियों के शामिल होने के साथ ही तेलंगाना मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सहित सदस्यों की कुल संख्या 15 हो गई है। तेलंगाना विधानसभा में कुल 119 सदस्य हैं, जिसके लिहाज से मुख्यमंत्री सहित अधिकतम 18 मंत्री बनाए जा सकते हैं। रेवंत रेड्डी सरकार में मुख्यमंत्री सहित सिर्फ अभी 15 मंत्री हैं। इसके चलते अभी भी मंत्रिमंडल में 3 मंत्री पद की जगह खाली है। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले समय में दोबारा कैबिनेट विस्तार किया जा सकता है। तेलंगाना में कांग्रेस सरकार आने के बाद से ही ऐसा माना जा रहा था कि कैबिनेट किसी मुस्लिम चेहरे को जगह मिल सकती है। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। पहले कैबिनेट विस्तार में भी किसी भी मुस्लिम चेहरे को जगह नहीं दी गई। आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य बनने के बाद पहली बार ऐसा है जब तेलंगाना में किसी मुस्लिम को मंत्री नहीं बनाया गया है। हैदराबाद से सांसद और एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार से अपील की कि वो गाजा में चल रहे नरसंहार को रुकवाएं और वहां के भूखे लोगों को खाना मुहैया कराने में मदद करें। हैदराबाद में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि दुनिया यह समझ रही कि बेसहारा समझकर इन पर जुल्म करते जाएंगे, मगर हम देख रहे हैं कि दुनिया के कोने कोने में हुकूमतें जालिम का साथ दे रही हैं, मगर वहाँ के अवाम उन मजलूम फिलिस्तीनियों के लिए हाथ उठाकर दुआ भी कर रही है, उनके हक के लिए दुआएं भी हो रही हैं। ओवैसी ने कहा कि हम सरकारी हुकूमत से भी अपील करते हैं कि भारत की हुकूमत जो हमेशा से फिलिस्तीनियों का साथ देती आई है, आज ऐसे मौके पर हमारी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि गाजा में नरसंहार को रुकवाएं और वहां खाने को पहुंचाएं जो लोग भूख में अपना जीवन बिता रहे हैं। दरअसल ये पहली बार नहीं जब ओवैसी ने गाजा के मुद्दे पर अपनी बात रखी। इससे पहले भी उन्होंने कई मरतबा इस मसले पर बयान दिया है। एमआईएम चीफ ने गाजा में हो रही हिंसा को नरसंहार बताया। साथ ही उन्होंने भारत सरकार से इस मुद्दे पर हस्तक्षेप करने की अपील भी की है। ओवैसी ने फिलिस्तीन के साथ एकजुटता दिखाने की बात कही। ओवैसी ने अपने कई बयानों में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की आलोचना की है। नेतन्याहू को उन्होंने युद्ध अपराधी तक कह डाला है।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने प्रोफेसर जी माधवीलता की तारीफ की। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि एक और तेलुगु बेटी ने भारत को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा है कि मैं चिनाब नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल के पीछे की प्रतिभाशाली दिमागों में से एक प्रोफेसर जी माधवीलता को सलाम करता हूँ। सीएम नायडू ने कहा है कि रेलवे पुल का उद्घाटन 6 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गाँव से आने वाली माधवी ने देश के लिए इस वास्तुशिल्प चमत्कार को बनाने के लिए 17 साल की कड़ी मेहनत और त्याग किया। उन्होंने कहा कि मैं चुनौतीपूर्ण भूभाग और कठोर मौसम की स्थिति के बावजूद इस अभूतपूर्व परियोजना को पूरा करने के लिए इंजीनियरों और निर्माण श्रमिकों की पूरी टीम को बधाई देता हूं। राष्ट्र निर्माण में आपका योगदान प्रेरणादायक है। बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्था यानी IISc में प्रोफेसर माधवीलता 17 साल तक चिनाब ब्रिज परियोजना में भू तकनीकी सलाहकार के रूप में शामिल रही। उन्होंने पुल के ठेकेदार एफकॉन्स के साथ मिलकर संरचना की योजना, डिजाइन और निर्माण में काम किया। इस दौरान पहाड़ी इलाके को लेकर आने वाली समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया। YSRCP प्रमुख वाई जगनमोहन रेड्डी ने अनंतपुर जिले में एक नाबालिग आदिवासी लड़की की कथित हत्या के लिए आंध्र प्रदेश की टीडीपी ने सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। घटना पर दुख जताते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल रही है। रेड्डी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि आंध्र प्रदेश में अब महिलाओं और लड़कियों के लिए कोई सुरक्षा या संरक्षा नहीं है। नाबालिग लड़की 3 जून को लापता हो गई थी और बाद में रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाई गई। इस बीच अनंतपुर जिले में एरुकला समुदाय की एक लड़की के लापता होने की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक वो लड़की 3 जून को शाम को पीने का पानी खरीदने के लिए बाहर गई थी और कथित तौर पर एक अज्ञात व्यक्ति के साथ चली गई। बाद में उसकी लाश कोंडेरू मंडल के पास मिली। इस बीच सत्तारूढ़ टीडीपी की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी। मुंबई से लखनऊ जा रही पुष्पक ट्रेन में आज सुबह ट्रेन से गिरकर 8 यात्रियों की मौत हो गई। सेंट्रल रेलवे का कहना है कि यह हादसा दीवाकोपर रेलवे स्टेशन के बीच हुआ। बताया जा रहा है कि जब ट्रेन कल्याण जंक्शन पर रुकी तो रोज दफ्तर जाने वाले लोग इसमें चढ़ने के लिए दौड़े। इस दौरान भीड़ ज्यादा हुई और धक्का मुक्की होने की वजह से यह हादसा हुआ। सेंट्रल रेलवे के मुताबिक 2 लोकल ट्रेनें गुजर रही थी, तभी लटके हुए यात्री एक दूसरे से रगड़ खा गए। इसमें 10-12 यात्री रेलवे ट्रैक पर गिर गए। इस घटना में अभी तक 8 यात्रियों की मौत की खबर है, जबकि कुछ यात्रियों का अभी भी अस्पताल में इलाज चल रहा है। जब हादसा हुआ तो शुरुआत में बताया गया कि यात्री पुष्पक एक्सप्रेस से गिरे थे। सेंट्रल रेलवे के सूचना अधिकारी ने बताया कि पुष्पक एक्सप्रेस का इससे कोई लेना देना नहीं है। कई बार ऐसा भी हमारे नजर में आया हुआ है कि जगह होने के बावजूद भी यात्री जो है वो फुटबोर्ड पे या बाहर की ट्रेन के दरवाजे के पास में ट्रैवल करना या यात्रा करना पसंद करते हैं। उसकी हो सकता है अलग अलग वजह हो, लेकिन कई बार ट्रेन में यात्रा होने के बावजूद भी यात्री वहां पे यात्रा करते हैं। आपको गार्ड ने ये जानकारी दी है कि ट्रेन इतनी पैक नहीं थी? नहीं, कसारा बाउंड के गार्ड ने जो इन्फॉर्मेशन दी, उसने ये केवल हमें इन्फॉर्मेशन दी थी, नारायण दस लोकल जिसे बोलते हैं हम लोग, उसने केवल इतनी इन्फॉर्मेशन हमें दी थी कि 6 यात्री जो है, उसने जब इन्फॉर्मेशन दी थी 6 यात्री ट्रैक के बाजू में गिरे हुए हैं, डाउन थ्रू ट्रैक के बाजू में गिरे हुए हैं। ये जानकारी गार्ड ने अपने को पहली बार दी थी, लेकिन उसके बाद में जब वहाँ पे एम्बुलेंसेस हम लोगों ने पहुँचाई थी, उसके बाद में ये पता चला कि वहाँ पे लगभग 8 यात्री जो है वो इंजर्ड थे। उन यात्रियों को कड़वा के हॉस्पिटल में पहुँचाया गया है। आपके पास सीसीटीवी उपलब्ध होंगे? देखिए, ये जो लगे हुए थे कोचेस में, अगर वो लगे होते हैं सिर्फ फर्स्ट क्लास में, तो भी ये जानकारी देश में एक बार फिर कोविड-19 का खतरा मंडरा रहा है। कई राज्यों में कोविड के केस की संख्या बढ़ती जा रही है। एक्टिव मामलों की संख्या आज सुबह 10 बजे तक 6,491 हो गई। वहीं बीते 24 घंटों में 358 मामले सामने आए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोई नई कोविड से संबंधित मौत की सूचना नहीं मिली है। कोविड का डर हर राज्य में मंडरा रहा है। एक्टिव केस की बात करें तो सबसे ज्यादा केस इस समय केरल में सामने आए हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक केरल में इस समय सबसे ज्यादा केस हैं। एक्टिव केस 1957 तक पहुंच गए हैं। आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक राहत की बात यह है कि आज सुबह तक देश भर में 624 मरीज ठीक हुए हैं और उन्हें डिस्चार्ज किया गया है। कोविड-19 से आज सुबह 10 बजे तक एक भी मौत दर्ज नहीं की गई। वहीं रविवार की बात करें तो देश भर में 6 मौतें दर्ज की गई थी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक मरीज सिर्फ कोविड से नहीं पीड़ित थे, बल्कि वो और भी बीमारियों से पीड़ित थे। ये 6 मौतें कर्नाटक में 2, केरल में 3, तमिलनाडु में 1 दर्ज की गई।
कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष BY विजेंद्र ने कहा है कि जब से कांग्रेस सत्ता में आई है तब से राज्य में हिंदू कार्यकर्ताओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। सिद्धरमैया सरकार की तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से अभी तक किसी भी संगठन या राष्ट्र विरोधी तत्वों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हाल ही में सुहास शेट्टी हत्याकांड में गृह मंत्री को सुहास शेट्टी के घर जाने का कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। ये सिद्धरमैया सरकार हिंदू विरोधी है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल से मुलाकात की और हमने NIA से जांच की मांग की, जिसे राज्य सरकार ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन सौभाग्य से केंद्र सहमत हो गया। MCD अधिकारियों के साथ अपनी बैठक के बारे में कर्नाटक के डिप्टी CM DK शिवकुमार ने आज कहा है कि दिल्ली एक बहुत ऐतिहासिक और बड़ा और योजनाबद्ध शहर है। यहाँ की आबादी बेंगलुरु से दोगुनी है। दिल्ली में 3 चुनौतियाँ हैं: नगर नियोजन, अपशिष्ट प्रबंधन और निर्माण संबंधी नियम। वैसे तो मैं हैदराबाद और चेन्नई भी गया, लेकिन दिल्ली में नई नीतियों के बारे में जानना बहुत जरूरी था। अगर कोई शहर योजनाबद्ध नहीं है तो वो चल नहीं सकता। मेरी एक छोटी सी मीटिंग हुई और उन्होंने नए कानूनों और आने वाले 25-30 सालों के लिए अपनी योजनाओं का हवाला देते हुए अपना प्रेजेंटेशन दिया। मैं ओखला साइट पर भी जाऊंगा और देखूंगा कि कचरा प्रबंधन कैसे किया जा रहा है। बेंगलुरु में हम कचरे से ऊर्जा बनाने में विफल रहे, लेकिन यहाँ उन्होंने बायोगैस प्लांट स्थापित किया है। मैं देखूंगा और नोट्स लूंगा। केरल के तट पर एक दुर्घटना हुई है। कोलंबो से नवाहा शोवा की ओर जा रहे कंटेनर जहाज में समुद्र में एक बड़ा धमाका हुआ। जहाज के अंडर डेक यानी निचले हिस्से में ये विस्फोट कोची से लगभग 315 किलोमीटर पश्चिम में हुआ है। हादसे के बाद से जहाज के 4 क्रू सदस्य लापता हैं, जबकि 5 लोग घायल हुए हैं। जहाज पर कुल 22 क्रू मेंबर सवार थे। जहाज पर कंटेनर लदे हुए थे। क्रू मेंबर को बचाने के प्रयास जारी है। बताया जा रहा है कि जहाज पर रखे 50 कंटेनर समुद्र में गिर गए हैं। जहाज पर 600 से ज्यादा कंटेनर रखे हुए थे। नौसेना और तटरक्षक जहाज घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। वहीं धमाके की वजह अभी साफ नहीं हुई है, लेकिन आशंका है कि ये किसी कंटेनर के अंदर से धमाका हुआ हो। तमिलनाडु में अगले साल विधानसभा चुनाव होने और इससे पहले सत्तारूढ़ DMK लगातार बीजेपी तथा उसके शीर्ष नेताओं पर हमला कर रही है। DMK के वरिष्ठ नेता राजा ने आज कहा है कि उनकी पार्टी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जैसे सामान्य लोगों से नहीं डरती और उसके पास बीजेपी के उलट विपरीत विचारधारा है, जो तय करेगी कि भगवा पार्टी तमिलनाडु में पैर जमाने न पाए। अमित शाह की ओर से कल रविवार को सत्तारूढ़ DMK को लेकर की गई आलोचना के जवाब में मदुरई में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राजा ने दावा किया है कि अलग अलग मुद्दों पर बीजेपी के दिग्गज नेताओं की टिप्पणियां सरासर झूठ, घृणित और विभाजनकारी हैं। लोकसभा सांसद ने यह भी कहा है कि बीजेपी तमिलनाडु में पैर नहीं जमा सकती। यहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने, ये दिल्ली या महाराष्ट्र की तरह नहीं है, क्योंकि द्रविड़ विचारधारा भगवा विचारधारा के बिल्कुल पलट है। उन्होंने द्रविड़ दर्शन का हवाला देते हुए कहा है कि आपके नेता अरविंद केजरीवाल दिल्ली में सत्ता में कैसे आए। उन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार का विरोध किया, लेकिन क्या उनके पास कोई विचारधारा थी? क्या उनके पास कोई नेता था? हम अमित शाह और मोदी से नहीं डरते हैं, क्योंकि वो सामान्य व्यक्ति हैं। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए अपने रहें सियासत TV के साथ।